हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पिछले वीडियो में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं कि वह हमें कैसे पर्यावरण में मदद करते हैं। खाना बनाने जैसे दही, ब्रेड इत्यादि में हमें काम आते हैं और वह हमें कैसे औषधीय रूप में भी मदद करते हैं। आज हम उन्हीं जीवाणुओं को हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि वह हमें कैसे हानि पहुंचाते हैं। अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में आगे चलते हैं। जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वे लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधे इन सभी में रोग उत्पन्न करते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु या रोगजनक कहेंगे। अब ये सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े या फिर चमड़े तीनों को ही संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं और उनकी हानिकारक गतिविधि से हमारे अंदर रोगों का संचरण होता है। सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा पेयजल मतलब पीने वाले पानी और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में आ जाते हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति से अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने से भी यह रोग हमें हो जाता है या इस रोग का संचरण होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल अथवा भोजन से संपर्क में फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इसमें हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। अभी फिलहाल में कोरोना वायरस भी इसी का मुख्य उदाहरण है। कोरोना वायरस जैसे ही जुकाम में भी पीड़ित व्यक्ति जब कोई छींकता है तो उसमें छींक के साथ सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस या विषाणु भी हवा में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में आ जाता है। अब हम छींकते समय मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, जैसा कि सरकार भी कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। ये सब वायरस से बचने के लिए उपाय हैं और यही सूक्ष्म जीवों से बचने वाले उपाय हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कि मक्खी क्या करेगी कि वो किसी भी अपशिष्ट पे या जंतु के अपशिष्ट पे बैठ जाएगी और जब रोगाणु उसके पैर में चिपक जाते हैं तो वही मक्खी हमारे बिना ढके भोजन पर बैठ जाती है, जो कि भोजन को संदूषित कर देगी, खराब कर देगी और वह संदूषित भोजन जो भी व्यक्ति करेगा वह बीमार हो जाता है। इसीलिए यह सलाह भी दी जाती है कि भोजन भी ढक कर रखना चाहिए और पानी भी, क्योंकि पानी भी खुला हुआ पानी, उसमें भी मच्छर जो है वो जल में उत्पन्न होते हैं, तो खुला हुआ पानी भी हमारे लिए हानिकारक होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर एक इसका उदाहरण है। मादा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसमें भी हमें हमारे आसपास रुका हुआ जल नहीं होना चाहिए। कूलर, टायर और फूलदान इत्यादि में कहीं पे भी हम पानी को इकट्ठा ना होने दें और अपने आसपास के स्थान को साफ और सूखा बनाए रखें, जिससे कि मच्छर उत्पन्न ना हो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं और इनके बचाव के उपाय क्या क्या हैं। तो हम पहले मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे कि क्षय रोग, हैजा और टाइफाइड ये सभी रोग जीवाणुओं से होते हैं। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए ये सभी रोग वायरस द्वारा होते हैं, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इनके संचरण का तरीका या तो वायु रहेगा या फिर जल और या फिर सीधे संपर्क में, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी ये सब होता है। अब इनके बचाव के उपाय तो लगभग सभी के एक से हैं कि रोगी व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण देना चाहिए। भली भांति पके हुए भोजन और उबला हुआ पानी और टीकाकरण ये सभी का उपाय है। और जो मलेरिया है, मलेरिया के बचाव के उपाय में मच्छरदानी है,
रसायन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव भी होता है। जैसे कि अभी चल भी रहा है कि कीटनाशक का छिड़काव पूरे शहर में हो रहा है ताकि वायरस कम से कम फैले। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु भी होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग नहीं उत्पन्न करते, बल्कि जंतुओं में भी रोग उत्पन्न होता है। जैसे एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर मतलब पैर के नाखून और मुंह में यह वायरस होता है। पौधों में भी रोग उत्पन्न करने वाले कई सूक्ष्म जीव होते हैं। गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में भी कमी आती है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म कुछ रोग हैं वो किस सूक्ष्म जीव से होते हैं और उनके संचरण का तरीका तो सबका वायु रहेगा, और जो पौधे हैं इनमें संचरण का जो तरीका है वो बीज भी हो सकता है या फिर कीट भी हो सकता है। तो इसमें पहला रोग नींबू कैंकर दिया है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। इसके संचरण का तरीका वायु है। गेहूं की रस्ट यह सूक्ष्म जीव जो है कवक के द्वारा होता है। इसके संचरण का तरीका वायु एवं बीज है। भिंडी की पीत यह वायरस के कारण होता है और इसके संचरण का तरीका कीट है। अब हम खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो फूड पॉइजनिंग है वह हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि भोजन हमारा विषैला हो जाता है और इसको खाने से आदमी भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, बीमार हो सकता है। कभी कभी उसे उल्टियाँ भी होती हैं और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। खाद्य परिरक्षण में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था कि हम पके हुए भोजन को घर में रखने के लिए उसे धूप में सुखाते हैं और उसका अच्छी तरीके से भंडारण करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी खाने की वस्तु को, खाने की पदार्थों को खुले या नम स्थान पर रखते हैं, जैसे नम स्थान पर रखी हुई ब्रेड, तो उस पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव उसको संदूषित कर देते हैं और भोजन में से दुर्गंध आने लगती है और उनका स्वाद भी बदल जाता है। कभी कभी रंग रूप भी बदल जाता है। और भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है और इन्हें हम परिरक्षक भी कहते हैं। जैसे नमक और खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है ताकि उसमें फफूंद ना लगे, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा ना हो। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सब परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में भी हम इन्हीं रसायनों का प्रयोग करते हैं ताकि ये सब चीज़ें, खाने के जो पदार्थ हैं वो खराब ना हो। अब नमक द्वारा परिरक्षण, तो सामान्य नमक का उपयोग मांस, मछली इनके लंबे समय तक रखने के लिए भी किया जाता है ताकि इनमें जीवाणु पैदा ना हो। मांस, मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली को भी सही रखने के लिए किया जाता है। अब किसी किसी चीज़ों में चीनी द्वारा परिरक्षण होता है, जैसे जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। अब तेल और सिरके द्वारा भी परिरक्षण होता है। गरम और ठंडा करना, तो जैसे हम दूध को गर्म करके या फिर उसको फ्रिज में रख कर भी हम उसको सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। अब इसमें है पाश्चीकरण की प्रक्रिया। पाश्चीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 डिग्री के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसको भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम पाश्चरीकरण दिया गया है। अब भंडारण और पैकेजिंग से भी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को रोका जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइबोसियम जीवाणु के लेग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आप याद कीजिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि राइबोसियम लेग्यूम पौधों
की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम है, मटर है। यह एक सहजीवता होता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब हम नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, क्योंकि सभी सजीवों को नाइट्रोजन तो चाहिए ही। और यह प्रोटीन, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, लेकिन मिट्टी से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसलिए जो जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार यौगिक में बदल जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़तंत्र द्वारा करते हैं, और इसके बाद जो अवशोषित नाइट्रोजन है उसका उपयोग प्रोटीन और यौगिक के संश्लेषण में कर लेते हैं, यौगिक को बनाने में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु को प्रोटीन और नाइट्रोजन यौगिक इसी प्रकार प्राप्त होता है। पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु और कवक हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। ये हम नाइट्रोजन चक्र में देख भी पा रहे हैं। जो पौधों नाइट्रोजन यौगिक जो बदलाव होता है वह पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है, और परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। अब आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे थर्ड चैप्टर की तैयारी करते हैं। जिसको भी अच्छे से समझ में आया हो तो वो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।